गायत्री परिवार से 12 वर्षों से आप पिछले 12 वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली वो मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए हैं और पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है। उसके पश्चात उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के रूप में काम किया। फिर उसके बाद वो आइडिया नेक्स्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड में एचआर मैनेजर रहीं। फिर पैन इंडिया के डिजिटल मार्केटिंग टीम की वो बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर रहीं। लगातार उस यात्रा को करते-करते फिर उन्होंने लगा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को हमारी युवा पीढ़ी के बीच में पहुंचाना चाहिए। तो वो गायत्री परिवार एवं दिया बेंगलोर द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती है। वो वही नहीं करती, उनके हस्बैंड, वो दोनों जने ऋषि दंपत्ति हैं, है ना? विशेषकर विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत सद्विचारों को फैलाने का वो कार्य कर रही हैं और बहुत सारे लोग उनसे परिचित हैं। हमारे घर के परिवार के बच्चे हमारे परिचित हैं, वो वहाँ काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे को पता चला है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू हेल्दी थॉट प्रोसेस, तो जिस पे वो बहुत बढ़िया बोलती हैं। कॉन्शियस प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग, ये उनका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है और जो बड़ा वहाँ पूरे बेंगलोर में बड़ा पॉपुलर है। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट, इमोशनल मैटर्स, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये सारे के सारे विषय उनके बड़े चर्चित विषय हैं जिन पे लगातार वो बोल रही हैं और युवा पीढ़ी के बीच में जा रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। तो ऐसी प्रतिभावान स्पीकर हमारे बीच में है और हमारा सौभाग्य है कि हम उनका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से श्रीमती अर्पिता कटरे को आमंत्रित करता हूं कि आएं और आज हमारे बीच में विषय का प्रतिपादन करें। आदरणीय अर्पिता कटरे जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी को प्रणाम। आज का जो इतना इम्पोर्टेंट सेशन है उसको शुरू करें उसके पहले आइए हम सब गुरु चरणों में अपनी प्रार्थना समर्पित करें ताकि वो हमें ये मार्गदर्शन दे सके, ये हमें शक्ति दे सके कि इतने इम्पोर्टेंट, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्यों में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी संभव है जब हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक सही दिशा दे सकें। तो उसके लिए ये जो है कि वो जो शुरुआत होती है वो तब मतलब गर्भधारण के से शुरू होती है, लेकिन वो कब होगी जब हमारे पेरेंट्स उस तरीके से मतलब उस तरीके से अपने आप को तैयार करें और वो अच्छे संस्कार, वो अच्छे विचार, गुरुदेव की वो सारी जो चीजें जो वो सिखाना चाहते थे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, वो तभी हम दे पाएंगे जब हम खुद तैयार होंगे। तो आइए गुरु चरणों में नमन वंदन करते हैं और फिर आज के इस स्पेशल जो सेशन है उसको शुरू करते हैं हम। तो सब सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गायत्री मंत्र का हमारे साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी का बहुत बहुत स्वागत। भैया ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज प्रस्तावना मतलब जो मुझे रखनी चाहिए थी भैया ने बहुत ही अच्छे से रख दिया है कि जैसे पहले ऋषि परंपरा रही है हमारी, ये कोई नई चीज नहीं है कि गर्भधारण के पूर्व की तैयारियां, ये हमारी ऋषि परंपरा से शुरुआत से चली आ रही है कि पहले अलग अलग संस्कार जो 16 संस्कार हुआ करते थे, तो वो उनमें एक संस्कार ये भी हुआ करता था कि नव दंपतियों को जो घर के बड़े होते थे या जो घर के जो माता पिता गुरुजन होते थे, वो उन्हें उस चीज का ज्ञान दिया जाता था नव दंपति को कि कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे अच्छी संतति का उत्पादन कर सकें। लेकिन क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी जो चीजें पीछे छूटती गई, जैसे जो हम मतलब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के चक्कर में ना हम इंडियन कल्चर को फॉलो कर पाए, ना हम वेस्टर्न कल्चर को पूरे अच्छे से अडेप्ट कर पाए। लेकिन क्या हो गया कि हमने उस चीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजों को हमने इम्पोर्टेंस जिसको बोलते हैं ना कि जिसको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी उसको हमने मिस कर दिया। अगर हमारे घर में आज छोटी सी पूजा भी होती है तो हम उसके लिए 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं। अगर हमें घर बनाना है तो हम उसकी नींव उतनी स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हमारा घर बहुत अच्छे से बहुत सालों तक सुरक्षित रहे, राइट? अगर कोई इलेक्शन है तो उसके पहले हम महीनों कैंपेन करते हैं, राइट? अगर हमारे घर में अगर पूजा है उसकी अगर हम तैयारी नहीं करें या अगर हमारे घर कोई मेहमान आ रहे हैं उसकी हम तैयारी नहीं करें तो शायद वो थोड़ा बुरा मानेगा या हम अगले बार उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये जो हमारा लाइफ टाइम प्रोसेस होता है कि हम हमारा बच्चा तो एक ही बार पैदा होगा, राइट?
तो उसमें जो हमको संस्कार देने, उसमें जो अच्छे विचार देने, जो भी चीज़ें हमें देनी है, अगर वो अपॉर्च्युनिटी हमने उस समय मिस कर दी, तो वो लाइफ टाइम मिस हो जाता है। लेकिन उस चीज़ का इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं जो हमारा जो पीढ़ी है, अभी वो धीरे-धीरे भूलती जा रही है। तो ये जो स्पेशल जो हमने ये जो सेशन डिज़ाइन किए हैं, वो इसी उससे है कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसको और जो बहुत महत्वपूर्ण जो समय है ये, उसको हम मिस ना करें। और जैसे कि वो जो 9 महीने, जैसे इसके पहले की जो आप सेशंस थे, उनमें हमने देखा कि कैसे गर्भधारण के वो जो 9 महीने, जब प्रेगनेंसी के जो 9 महीने होते हैं, वो कैसे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन वो तभी हम उसको पूरी तरीके से जिसको कहते हैं ना यूटिलाइज़ कर पाएँगे, उतने अच्छे संस्कार, विचार, अच्छा स्वास्थ्य, मतलब हम चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो, ऑल-राउंडर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम उसकी शुरुआत, मतलब जब जब बीज या जब तक ज़मीन अच्छी नहीं होगी, तब तक आगे वो चीज़ उतनी अच्छे से नहीं हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो यूजुअली हम जब हम प्रिपरेशन बोलते हैं, तो हम जब हम गर्दन की योजना जब हम बनाते हैं, तो हम कुछ-कुछ चीज़ें आम तौर पर जो जनरल लोग अगर हम देखें, तो आजकल जो यूजुअली हम देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि भई अगर हम शारीरिक तरीके से स्वस्थ हैं, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब है ना, हमको अलाउ करता है, बच्चे वो हम अगर मतलब अच्छा एजुकेशन, अच्छा सपोर्ट सिस्टम अगर हम दे सकते हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, मतलब और एक नॉर्मल मल्टीविटामिन्स वगैरह ले ली, थोड़ी बहुत दवाइयाँ ले ली, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस अगर हमने कर लिया कि ठीक है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, अगर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अगर हमको अलाउ करता है, तो हम इतना ही करके हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, अब हम पूरी तरीके से गर्भ धारण करने के लिए या अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, राइट? क्योंकि अगर कोई दूसरी चीजें अगर मिस भी हो जाए, तो हम अगली बार शायद कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमने जो भी चीज़ उस 9 महीने में या जो उसके इनिशियल 5 इयर्स हैं, जो हमने एक बार बता दिया, जो हमने एक बार सिखा दिया, वो उसके एंटायर लाइफ को, उसकी एंटायर पर्सनैलिटी को, जैसे हमने पहले भी देखा कि पूरी उसको डिफाइन करता है। तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट फेज़ सिर्फ़ इतनी छोटी चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा? ये इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन ये जो होता है, ये प्लानिंग पार्ट में आता है। जब हम प्रिपरेशन बोलते हैं, तो प्रिपरेशन गोज़ वन स्टेप अहेड। प्रिपरेशन इज़ मच मोर देन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आपके जनरल टेस्ट या जो फिज़िकल नॉर्मल फिटनेस है, उससे ज़्यादा आगे जाता है। तो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो यूजुअली क्या समझा जाता है कि भई बच्चे पैदा करने हैं, तो सिर्फ़ माँ की ज़िम्मेदारी है। बट इट्स नॉट सो, राइट? ऐसा नहीं होता है। जितनी फिज़िकल, मेंटल या जो भी हेल्थ की हम जब बात करते हैं, वो माँ की और पिता दोनों की उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जित जित मतलब जैसे अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें, तो फिजिकली माँ को, क्योंकि माँ बच्चे को कैरी करना है, लेकिन अगर पिता की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम्स अगर पिता में होंगे, तो वो उसके डीएनए और जीन्स के थ्रू बच्चे में जाएंगे। अगर उनका मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, इट हैज टू बी गुड फॉर बोथ द मदर एंड द फादर। दोनों का उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। उनके घर का वातावरण कितना अच्छा है, वो क्या कितने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, और कैसे एक अच्छे बच्चों के लिए, मतलब दोनों का गोल एक ही होना चाहिए, तभी जाके हम उसको बोल सकते हैं कि हमने प्रिपेयर किया है। क्योंकि जब हम हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या जो भी हम हेल्थ की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए तो ज़रूरी है ही है। हम ये आगे देखेंगे कि ये कैसे, ये सारे टाइप का जब ये जो हेल्थ हमारा होता है, वो कैसे हमारे आगे आने वाले बच्चे के कंप्लीट हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, जब हमने बोला कि भाई हमको एक बिल्डिंग बनानी है, तो हमको एक नींव अच्छी होना चाहिए। वैसे ही अगर आप अपने स्क्रीन पे देखें, तो आप एक बहुत ही अच्छे धान के खेत को देख सकते हैं, जो किसान के महीनों की मेहनत के बाद उसे मिलता है। तो अगर हम उसका लाइफ प्रोसेस एक बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, तो होता है कि भाई पहले अपन ने धान लगा दिया, रोप लगा दिया, उसके अंदर जो भी खरपतवार थे वो निकाल दिए, उसके अंदर पानी दे दिया, फर्टिलाइज़र डाल दिया, और हमको धान मिल गई, राइट? तो ये सिंपल प्रोसेस होता है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत किसानी को अच्छे से तरीके से जानता है, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से मतलब मेरे साथ सहमत होगा कि सिर्फ़ यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जो खेती की या जो किसानी की जो
शुरुआत होती है वो होता है सबसे पहले ज़मीन तैयार करने से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई अच्छी अनउपजाऊ ज़मीन है या एकदम खराब पड़ी हुई अगर ज़मीन है, तो उसके अंदर हम उससे उस ज़मीन से हम अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। तो उसी तरह जब हम चाहते हैं कि हमारे भाई बच्चे बहुत अच्छे हों, तो बच्चे अच्छे कैसे होंगे? जब तक पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत अच्छे विचार हों, बहुत अच्छे संस्कार हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो ऑल-राउंडर हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब बेस स्ट्रॉन्ग हो, जब हमारे पेरेंट्स जगह क्योंकि जो बच्चे हैं उनका उनको उनकी हेल्थ कैसी क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारा मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं, राइट? हर चीज़ में। अगर हम बहुत स्वस्थ हैं तो हमारे बच्चों में बीमारी होने के चांसेस कम हैं। हमारी सोच अच्छी है तो बहुत कम चांसेस हैं कि उनमें अच्छे संस्कार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जो ज़मीन ही अच्छी नहीं है, अगर आप में ही वो सारी चीज़ें नहीं है, तो आप अपने बच्चों से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो बेसिक है तो वो है कि भई हमारी ज़मीन मतलब हम कितने स्ट्रॉन्ग हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी हैबिट्स, हमारा लाइफ़स्टाइल कितना अच्छा है, जो हम अपने आने वाले बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो ये हो गया। दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो भई जब हमको अगर अच्छी खेती चाहिए तो हमारा बीज अच्छा होना चाहिए। तो बीज में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं कि भई सबसे पहले उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कि अगर हमने भई 100 बीज लगाए हैं, तो उसमें से कितने परसेंट ऑफ बीज हैं जो जर्मिनेट होंगे। सेकंड उसके ऊपर हमारी जितनी ज़्यादा जर्मिनेट होंगे, उतनी अच्छी हमें फसल मिलेगी। दूसरा है कि फ्री फ्रॉम डिजीज़ेज़ कि भई उन बीजों में कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी होगी तो हमें इतनी अच्छी फसल मिल नहीं सकती है। और तीसरा होता है कि उसका ग्रोथ रेट क्या है कि भई हमने बीज लगा भी दिया लेकिन वो ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, राइट? तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी खेती या हमारा फसल कितनी अच्छी आएगी। तो उसी तरह अगर हम अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें या हमारा ह्यूमन सिस्टम देखें, तो जो हमारे बच्चे होते हैं वो हम पेरेंट्स के मतलब मदर के एग और फादर के स्पर्म से बने होते हैं, राइट? तो जब हम अगर हमारा बीज अच्छा नहीं है, जैसे हमारे बी हम खेती में बीज है वैसे हमारे बीज क्या हैं? हमारे एग्स और स्पर्म्स, राइट? तो अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर उनमें कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो सारी बीमारियां या वो सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इश्यूज हैं वो एज इट इज हमारे बच्चों में प्रोबेबली उसके परसेंटेज कुछ कम ज्यादा रह सकते हैं बट वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बच्चों में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं राइट तो इसको एक बहुत सिंपल एनाटॉमी में समझें तो जो स्पर्म और एग होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी सेंटर होता है जो पावर हाउस होता है राइट तो जैसे हमारे अंदर जो जितने पेरेंट्स स्ट्रांग होंगे फिजिकली जितने स्ट्रांग जितना एनर्जी हाई लेवल जितना हाई एनर्जी लेवल होगा जितना लाइफस्टाइल उनका अच्छा होगा उतना स्ट्रांग उनका माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म का है वो उसके मूवमेंट में और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है और जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है वो बच्चे के ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है राइट कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जितना पावरफुल माइटोकॉन्ड्रिया मदर का होगा बच्चा बच्चा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ज्यादा हेल्दी होगा और सेकेंड डीएनए का इंपॉर्टेंस तो हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है पेरेंट्स के डीएनए से मिलकर ही बच्चे का डीएनए बनता है राइट तो मदर और फादर का डीएनए जितना अच्छा होगा उसके अंदर जितनी भी कम बीमारियां या जो भी जितना हेल्दी डीएनए होगा उतना ही हेल्दी हमारा बेबी होगा राइट क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो भी हमारे लाइफस्टाइल हो हमारी हैबिट्स हो या जो हमारे सिस्टम है हमारी अगर कुछ हैबिट्स के कारण जो हमारे अंदर बीमारियां हैं या साइकोसोमैटिक कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कारण जो भी अगर प्रॉब्लम्स है इश्यूज अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर होती है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन वो सारे इश्यूज या सारी बीमारियां हमारे बच्चों में ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं राइट तो इसीलिए जैसे हमने बोला कि भाई क्यों जरूरी है राइट हम तो ऐसे अगर हम फिजिकली देखें अपने आप को तो बहुत ज्यादा मतलब इसको होते हैं ना कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर प्रॉब्लम्स ऐसे सच दिखाई नहीं देती हैं राइट लेकिन हमारे जो जीन्स होते हैं जो डीएनए होते हैं दे उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं ड्यू टू अवर रॉन्ग लाइफस्टाइल और आजकल का जो एनवायरनमेंट है जिस टाइप का फूड हम खा रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं इतना पोल्यूशन है इतने फर्टिलाइजर्स डलते हैं खाने में जहर है पानी में इतना ज्यादा मिलावट है हर चीज में तो
वो जो है उसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन बहुत सारी अलग चीजें हैं जो विच आर इन आवर कंट्रोल, लाइक हमारा लाइफस्टाइल, हमारा थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें हैं विच कुड बी, यू नो, विच कुड बी, उसको हम सुधार के अपने आने वाले बच्चों के जो अच्छा लाइफ है उसको हम बेटर लाइफ दी जा सकती है, राइट? तो हम कुछ एक फैक्टर्स देखते हैं कि भाई हमने बोला कि एक तो हमारी जमीन बहुत अच्छी होना चाहिए, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होना चाहिए। सेकंड, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके कारण जो हमारे स्पर्म्स और एग्स का जो प्रोडक्शन है या उसकी जो क्वालिटी है वो इम्पैक्ट जो होती है। तो हम एक कुछ एक फैक्टर्स सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण हमारे एग्स और जो हमारा स्पर्म्स है उसके जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट होती है। तो जो सबसे पहला होता है वो हमारे फिजिकल हेल्थ, बोथ द पेरेंट्स। हम जो भी चीजें आज बात करेंगे वो इट्स रिलेवेंट और इट्स इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोथ द मदर एंड द फादर, राइट? तो अगर फिजिकल हेल्थ हमारा आइदर ऑफ द पेरेंट अगर ओबेस है या अंडरवेट है या उन्हें कोई बीमारी है, डायबिटीज है, थायराइड है, और if they are have any hormonal imbalance या कुछ chronic diseases हैं, तो आपकी जो स्पर्म और जो एग प्रोडक्शन रहेगा या जो क्वालिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। सेकेंड, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका इमोशनल हेल्थ, ये सारी की सारी चीजें हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे के स्लाइड्स में कि वो कैसे हमारे मतलब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन वो क्या इम्पैक्ट करती हैं और लेटर ऑन आपके बच्चे के थ्रू आउट लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर अल्कोहल, स्मोकिंग, रिक्रिएशनल ड्रग्स। अगर इस टाइप की अगर कोई भी पेरेंट्स लेते हैं तो वो भी हमारे बच्चों को, एज वी ऑल नो, कि ये जो सारी चीजें होती है वो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, और वो जो फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं वो हमारे एग्स और स्पर्म्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इनफैक्ट वो किल करते हैं हमारे इसको। तो वो क्या हो जाता है कि जो स्पर्म और जो उसकी काउंट रहती है वो रिड्यूस होती है इफ यू आर टेकिंग द अल्कोहल, स्मोकिंग और एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। तो ये तो हो गया हमारे एक जिसको होता है ना फिजिकल एस्पेक्ट। अगर हम आयुर्वेद को भी अगर देखें तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा आचार, मतलब हमारा फूड, हमारा थॉट प्रोसेस एंड हमारा लाइफस्टाइल, अगर ये ठीक नहीं है, एंड सेकेंड इज योर निसर्ग सामंजस्य। निसर्ग मतलब नेचर के साथ आपका जो तालमेल होता है, समय के साथ जो आपका तालमेल होता है। जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आजकल हम क्या करते हैं कि हम किसी भी समय सो रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं, किसी भी समय उठ रहे हैं, कभी भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम जो बायोलॉजिकल क्लॉक है विच वॉज डिजाइंड स्पेशली जो हमारा कि भाई इतने समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इस समय खाना है, इस समय सोना है, हमने क्या कर दिया आजकल, हमने इसको पूरी तरीके से हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। और वो कैसे गड़बड़ा रहा है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन सब चीजों के इम्बैलेंस, इन सब के इम्बैलेंस के कारण हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो, उसका जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये चीज समझने, बिकॉज ये हमारी रोज की चीजें हैं। ये जो हमने आज बात की, दिस नॉट समथिंग वेरी न्यू दैट वी आर टॉकिंग, लेकिन क्या है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम रेगुलर लाइफ में आ जाते हैं तो हमारा जॉब है, हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट जो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। बच्चे सबके होते हैं, हमारे भी हो जाएंगे डेफिनेटली हो जाएंगे। लेकिन इफ यू रियली वांट कि भाई हमें सच में अच्छे बच्चे चाहिए, दो चीजें होती हैं, या तो हम पहले थोड़ी सी मेहनत कर लें और थ्रू आउट द लाइफ वी इंजॉय, जिसको बोलते हैं ना कि अच्छे बच्चे अगर है तो आपको थ्रू आउट टिल योर, जिसको बोलते हैं बुढ़ापे तक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हमने ये वाला जो इंपॉर्टेंट फेज है अगर हमने ये मिस कर दिया, देन थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रगल, एंड दिस जनरेशन इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, राइट? सही गलत will not get into all those things, but ड्यू टू द सर्टन फैक्टर्स, या जिसको बोलते इग्नोरेंस बोल दे हम, या नॉलेज की कमी बोल दे हम, वट एवर बी द रीजन, विल नॉट गो विद बिहाइंड द रीजंस, बट जो हमारा आज का जनरेशन जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, देयर इज सम और द अदर रीजन बिहाइंड दैट कि वो क्यों नहीं हो पाया। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये इन सारी अगर चीजें अगर गड़बड़ हो रही हैं तो कैसे वो हमारे एंडोक्राइन, इंटर एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट करता है।
तो अगर हमने ऐसे स्कूल में भी अपने एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो अलग-अलग ग्रंथियों से बनी होती है, राइट? डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उससे हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है। तो अगर सबसे ऊपर आप अगर देखें तो सबसे ऊपर हमारा पीनियल ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड होता है। तो जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उस थॉट के हिसाब से हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे ग्लैंड्स को हम सिग्नल्स भेजते हैं, राइट? और उस सिग्नल्स के हिसाब से वो सारे ग्लैंड्स फंक्शन करते हैं। तो अगर इफ यू आर हैप्पी या अगर आप हैप्पी कंडीशन में है, स्ट्रेस कंडीशन में है, काम है, एंग्री है, अलग अलग जो हमारे इमोशंस रहते हैं या अलग अलग उस समय जो हमारे थॉट्स आते हैं, उसके बेस्ड पे पीनियल ग्लैंड्स आपके एंटायर बॉडी को उस टाइप के सिग्नल्स भेजता है और उस टाइप से वो फंक्शंस करती हैं, राइट? तो अगर आप हैप्पी स्टेट में हैं तो क्या होगा कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपके सारे ग्लैंड्स में से जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग होगी एंड यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज़ सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन करेंगी। लेकिन इफ यू आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या ज़्यादातर टाइम आप स्ट्रेस्ड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं या मतलब प्रॉपर आपका लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपका पीनियल ग्लैंड है उसमें से उस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होंगे व्हिच विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर दी अदर ग्लैंड्स, राइट? तो जब हम दूसरे जो ग्लैंड्स रहेंगे अगर उनके उसके अंदर नेगेटिव हार्मोन्स या एक हार्मोन्स होते हैं, अगर सिंपल शब्दों में समझे तो केमिकल्स होते हैं। तो अगर अच्छे केमिकल निकलेंगे तो हमें फायदा होगा, गलत केमिकल्स निकलेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो अगर नेगेटिव हार्मोन्स निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अलग अलग जो बॉडी पार्ट है उसमें आपकी खराबियां आनी शुरू हो जाती है, राइट? तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और हमारे बॉडी में कौन सा वीक पार्ट है, तो उस हिसाब से हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियां होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेगेटिव सिग्नल्स दैट इज बीइंग सेंड बाय द पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड से जो सिग्नल्स हमें सेंड हुए उसमें जो हमारे बॉडी में जो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हुए उसके हिसाब से हमें अलग-अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। एंड द रिसर्च सेज कि सबसे बड़ा इनफर्टिलिटी का कारण है स्ट्रेस, राइट? तो जब हम जैसे अगर हम डॉक्टर को भी कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर भी हमें ये रिकमेंड करते हैं कि यू शुड इम्प्रूव ऑन योर लाइफस्टाइल, सेकंड इम्प्रूव योर फूड हैबिट्स एंड थर्ड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सबसे बड़ा जो इनफर्टिलिटी का कारण आज के पेरेंट्स का है, पहले लोगों को दे डोंट हैव टू एक्चुअली गो टू द डॉक्टर फॉर कंसीविंग और बच्चे प्लान करने के लिए दे डोंट हैव टू, राइट? बट आज द इनफर्टिलिटी रेट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन व्हिच वी आर। हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, हमने बहुत ग्रोथ कर ली है, पर उसके साथ-साथ जो स्ट्रेस आ रहा है, उसके साथ-साथ जो हमने गलत लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर ली है, फूड हैबिट अडॉप्ट कर ली है, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर हम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से अगर समझें, तो there is two concepts which is one is oogenesis and second is your spermatogenesis, right? तो जब oogenesis जो लेफ्ट साइड का है, जब हम वो बात oogenesis बोलते हैं, so oogenesis is the process of developing the maturation of eggs, right? हर मंथ जो विमेन्स होती हैं उसके अंदर जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, राइट? सो दैट शी कैन टेक पार्ट इन द कंसेप्शन प्रोसेस। सिमिलरली इन दिस स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एक सिंगल सेल से आपके कंप्लीट मैच्योर स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड द थर्ड स्टेज इज फाइनली और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, राइट? तो इन तीनों प्रोसेस में आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा रोल होता है, राइट? तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं हमारे स्ट्रेस के कारण, उसी कारण हमारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अगर वो इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके स्ट्रेस या आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फूड हैबिट्स या एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसके कारण अगर आपका हार्मोन या आपका एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन है अगर वो इम्पैक्ट हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो रिड्यूस होंगे। कैसे रिड्यूस होंगे? क्योंकि भाई आपका या तो जो एग है, स्पर्म्स हैं, या तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा या जो क्वालिटी है इनके एग्स और स्पर्म्स की वो उतनी अच्छी नहीं होगी।
सो दैट उसमें उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी कि वो फर्टिलाइज हो सके। या थर्ड होगा कि भाई वो होंगे भी तो बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, सो इट विल लीड टू द मिसकैरेजेस, राइट? तो क्या है कि भाई ये जो हार्मोन्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द थ्री स्टेजेस। इसलिए जब हम बोलते हैं कि भाई हमारा एंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है तो हमारी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हमने जैसे प्रोसेस समझा कि भाई हमने अगर ब्रेन स्ट्रेस आया, स्ट्रेस ने पिट्यूटरी जो पीनियल ग्लैंड है उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजा और उसके हिसाब से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वहां से वो इम्पैक्ट हुआ तो उससे कारण क्या हुआ कि आपके स्पर्म का जो प्रोडक्शन था वो हैम्पर हो गया। सिमिलरली जो विमेंस में है कि भाई जो ओव्यूलेशन टाइम होता है आपका, ओव्यूलेशन टाइम के अगर आपका जो वो है हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपका क्या होगा कि जो सर्टेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो उस टाइम बनने चाहिए आपके ओव्यूलेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वो जो कंप्लीट प्रोसेस में जिन हार्मोन्स की जरूरत है या तो वो बनेंगे ही नहीं या तो वो बहुत लेटर स्टेज पे बनेंगे। तो उसी कारण क्या होगा, अगेन इट विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ कंसेप्शन। तो आप धीरे-धीरे समझते जा रहे होंगे कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम आज जो चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या हम पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज़ लीडिंग टू दी जो और जब हम कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस आता है। तो एक विशियस साइकिल बनते जा रहा है कि हमने पहले ध्यान नहीं दिया, अभी नहीं हो रहा है तो अगेन स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस के कारण अगेन ये सारी की सारी चीज़ें आपका एंडोक्राइन सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है, आपका हार्मोन्स इम्पैक्ट हो रहा है, आपके स्पर्म और एग्स का प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि भाई छोटी सी चीज थी क्योंकि हमने पहले ध्यान नहीं दिया तो लेटर स्टेज पे वो नहीं जो चीज होनी चाहिए थी ऑन टाइम वो नहीं हो रही है तो उसी कारण स्ट्रेस आ रहा है ना, अगेन यू आर मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड देयर ओनली। तो अगर हम बोलें कि भाई ठीक है अभी तो चेंज कर लेते हैं, पर क्या वो ओवरनाइट चेंज होता है? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है जैसे दूसरे अगर हमारे बॉडी के सिस्टम है तो वो उनमें फिर भी प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होती है कि टू सर्टेन एक्सटेंट दे कैन रिपेयर देमसेल्व्स। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। अपने आप ऐसी कोई जादू की छड़ी अंदर नहीं घूमती है कि अपने आप वो एंडोक्राइन सिस्टम ठीक हो जाए और आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं और जो आपके जो बहुत सारे जो रीजंस हैं व्हिच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम कंसीविंग वो अपने आप ठीक हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक एफर्ट्स फॉर इम्प्रूविंग योर और ब्रिंगिंग बैक योर एंडोक्राइन सिस्टम। अपने एंडोक्राइन सिस्टम को या अपने जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसको एक हेल्दी स्टेट में लाने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत हेल्दी भी हैं, आपके लाइफस्टाइल भी ठीक है, स्टिल जिस टाइप के एनवायरनमेंट में आज हम रहते हैं तो वहां हमें कम से कम 2 से 3 महीने का सीरियस एफर्ट्स लेने ही चाहिए। आफ्टर दैट वी शुड ट्राई फॉर कंसीविंग आवर बेबीज, राइट? क्योंकि शायद कंसीव हो भी जाए लेकिन हम आगे देखेंगे कि अगर हमने वो विदाउट प्रिपेयरिंग कि प्रिपेयरिंग क्या करना है और अगर हम प्रिपेयर नहीं करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, लेटर ऑन द स्लाइड्स वील अंडरस्टैंड। बट अभी तक हमने जो देखा हमने ये देखा कि भाई अगर हम नहीं कर रहे हैं तो पहली चीज तो हम कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड, अगर हमने कंसीव कर भी लिया है सो वील हैव लॉट ऑफ एबनॉर्मलिटीज या जो प्रॉब्लम्स हैं विच आर टेंड टू बी इम्पैक्ट अवर हेल्थ। वो जो 9 महीने हैं या पोस्ट प्रेगनेंसी हमें प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे बच्चे के अंदर पास ऑन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले कम से कम इवन इफ वी फील दैट वी आर हेल्दी, हमारा अच्छा लाइफस्टाइल है, स्टिल गिव योरसेल्फ 2 टू 3 मंथ्स। लेकिन जो अगर आप बोथ ऑफ द लाइक कपल इज वर्किंग, तो अगर आप दोनों काम करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल हमारा हाई रहता है। हमारा लाइफस्टाइल किस दिन जल्दी खाना खा लिया, किस दिन मीटिंग है, किस दिन लेट खाना खा लिया, लेट सो गए, उठ गए। सो देयर इज नो बायोलॉजिकल क्लॉक का कोई हमारा रूटीन नहीं है, कोई प्रॉपर खाने का रूटीन नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल का रूटीन नहीं है। So at that time, at least you need 4 to 5 months of time, so that you come in a healthy state, not only for your good health, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, हमारे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। तो यहाँ हमने समझा कि क्यों हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम कुछ और एस्पेक्ट्स देखेंगे विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
सो सेकंड, हमने जैसे अभी लास्ट सेशंस में हमने एपिजेनेटिक्स के बारे में बहुत बहुत डिटेल में समझा है, बट हमने वो प्रेगनेंसी कंसेप्ट में समझा था। आई विल नॉट गेट इनटू मच ऑफ डिटेल, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, मैं सिर्फ इतना बताएं, इसमें इतना समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एपिजेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स कैसे हमारे प्री कंसेप्शन के स्टेज में भी इम्पैक्ट करती है। तो हमने जैसे एपिजेनेटिक्स को एक बहुत सिंपल शब्दों में अगर हमने जब समझा था, तो हमने ये बोला कि भाई जो हमारा अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल है, डाइट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, अगर ये अगर रॉन्ग अगर हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो जीन्स होते हैं, उसके अंदर म्यूटेशंस आ जाते हैं, राइट? म्यूटेशंस आ जाते हैं तो ऑन एंड ऑफ होते हैं। उसके कारण जो हमारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर अगर वो जीन्स जाते हैं, तो लेटर ऑन स्टेज में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर बेबीज, राइट? कि बच्चों में वो किस तरीके से हो सकता है वो ऑफ स्टेज में रहें तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, हो सकता है वो ऑन स्टेज में रहें तो उसका अलग स्टेज होगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो पेरेंट्स में नहीं विजिबल होती, लेकिन बच्चों में वो बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जीन्स उनकी बॉडी किस तरीके से उसको इंटरप्रीट कर रही है, उसको कैसे रीड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, इसके ऊपर वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो एपिजेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको हमने पहले समझा। तो ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल है, हमें जो अपना डाइट है, इन सब चीज पे और जो हमारी जितनी भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इसको हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सो दैट वी डोंट गिव दिस एपिजेनेटिक डिजीजेस जो आजकल बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ट्रेंड में है। All these epigenetic diseases are in trend now, which we are actually gifting knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally. We are actually giving this gift of epigenetic psychosomatic diseases to our kids, and later on we think कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये हमारे बच्चों को कैसे हो गया, because we didn't care at that particular time जब हमें ध्यान देना चाहिए था। later on then we keep on crying, तब हम रोते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वी हैव टू, जब हमारे को प्रिपरेशन की जरूरत है, तब दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो हमने बोला कि भाई 4 to 5 months इज मैंडेटरी कि हमें अपने आप को हेल्दी स्टेट में लाना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैटर फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? हमने अभी स्पर्म्स देखे, हमने अपने के स्पर्म और एग्स की हेल्थ देखी, हमने बोला कि एपिजेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम यूजुअली निग्लेक्ट कर जाते हैं, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? हम सब जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली कि भाई हमको जब कंसीव करना है प्रेगनेंसी के टाइम, इज एनीवेज इंपॉर्टेंट, राइट? लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब ज्यादा बढ़ जाता है when we really want to conceive and during the pregnancy state, राइट? तो अगर हम सिंपल सब्जेक्ट सिंपल उसमें समझे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम जो भी चीज खाते हैं उसको बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशनल जूस निकालता है और वो हमारे पूरे बॉडी को वो न्यूट्रिशनल जूस सप्लाई करता है, सो दैट वी कैन हमारे एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए डे टू डे लाइफ के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, राइट? लेकिन व्हेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल उसमें अगर अच्छा नहीं है, एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंसीव, तो क्या हो रहा है कि जब हम कंसीव करना चाहते हैं तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो पेरेंट्स में होनी चाहिए। अगर वो पेरेंट्स में नहीं है, तो उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मलिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो क्या होगा कि भई हम कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितनी भी न्यूट्रिशियस चीज़ें खा लें, दवाइयाँ खा लें, मल्टीविटामिन्स खा लें, व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो बॉडी आपका एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, राइट? सो अभी the problem here comes is कि in spite of taking so much of nutritious food, I'm not getting that nutrition. Why? Because my system is not able to absorb it, right? तो अभी इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम इसमें भी समझें, अगर हम इससे आयुर्वेद की भी कंटेक्स्ट में अगर हम समझें, तो आयुर्वेद बोलते हैं
कि ये 3 जो घटक हैं, जो आयुर्वेद के 3 घटक होते हैं, दोष, धातु और मल। ये 3 अगर जो तीनों जो घटक हैं, अगर ये प्रॉपर कंडीशन में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाती है, पहली चीज़। दूसरा वो हो जाता है कि जो हमारे जो कंसेप्शन में भी हमको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो अगर हमारे बॉडी में अगर दोष मतलब वात, पित्त और कफ, अगर वात, पित्त और कफ ये 3 चीज़ें होती हैं, अगर इनमें इम्बैलेंस होता है, तो हमारी बॉडी में बीमारियाँ आती हैं। और ये वात, पित्त और कफ कब पड़ता है, जब हमारे खाने में कुछ दोष हो या हमारे लाइफ़स्टाइल में कुछ दोष हो, तो इनके कारण ही हमारे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा होता है धातु। धातु मतलब कि जो भी चीज़ हम खाना खाते हैं, तो वो सबसे पहले उसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, मेद और लास्ट में शुक्र। शुक्र इज़ योर जो आपके स्पर्म्स और एग्स हैं, इनको हम शुक्र बोलते हैं संस्कृत में, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं होती हैं, ये तभी बनेगी जब आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, या जो शुक्र जो है वो मतलब जो फैक्टर होते हैं ये सारी चीज़ें, ये जो रस, रक्त है, ये सारे फैक्टर्स हैं व्हिच विल हैव एन इम्पैक्ट इन द फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ जब बनने के प्रोसेस में, एंड सेकंड उसकी क्वालिटी में। उन दोनों पे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझें, तो मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, मतलब कि अगर हमारे खान-पान में गड़बड़ है या हमारे लाइफ़स्टाइल में गड़बड़ है, तो हमारी दोष में विकृति आती है। दोष मतलब हमारे वात, पित्त और कफ में। तो अगर वात, पित्त और कफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मतलब हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होंगी। तो अगर हमारे दोष में विकृतियाँ आ रही हैं, तो हमारे इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो भई जो हमारा है कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो हमारा जो एक्सक्रीशन है, तो एक्सक्रीशन का जो है वो हमारा इश्यू रहेगा कि भई हमें कॉन्स्टिपेशन रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, या इस टाइप की जो हमारी बहुत सारे इश्यूज़ रहेंगे। और दूसरा जो होता है वो हमारा जो धातु है, धातु मतलब जो हमारा रस, रक्त, मांस और एट द एंड जो हमारे जो शुक्र हैं, योर स्पर्म्स एंड योर एग्स, तो उसमें या तो कमी आएगी, आइदर उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा या कमी होगी उसके अंदर, या अगर प्रोड्यूस हो भी रहे हैं तो उसमें विकृति होगी। विकृति मतलब कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी के एग्स और स्पर्म्स नहीं बनेंगे, एंड इट विल लीड टू अगेन योर आप कंसीव नहीं कर पाएँगे उस कारण, राइट? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आपका आयुर्वेद भी यही कहता है कि ऑल दीज़ थिंग्स हैज़ वेरी इंपोर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन वी वांट कि आपकी जो फर्टिलाइज़ेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो हमने अब डाइजेस्टिव सिस्टम के इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लिया, और हमने उसको आयुर्वेद के हिसाब से भी समझ लिया। अब जब हम बोलते हैं कि भाई ये तो हमारा प्री का स्टेज हो गया, राइट? लेकिन जब अगर कंसीव भी कर लिया है, राइट? वन्स यू आर प्रेग्नेंट आल्सो, तो तब भी हमारे लिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। व्हाई? बिकॉज़ वन द मदर कंसीव्स, जब मदर बेबी कंसीव करती है, तो उसके बाद उसकी बॉडी में एक सर्टेन टाइप का हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, जो है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो आपके डाइजेशन को का जो प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो हमने कई बार सुना है कि भई वॉमिटिंग हो रही है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खाना नहीं पच रहा है, खाने का मन नहीं करता है, जी मचलाता है। तो ऑल दीज़ आर हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम ब्लॉटिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो रही हैं। तो क्या हो गया कि भई जब हमने पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही खराब था। तो क्या हो गया कि हमने कंसेप्शन के पहले हमें न्यूट्रिशन नहीं मिला। व्हाई? बिकॉज़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं था। जैसे-तैसे हमने कंसीव कर लिया। अभी भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो अभी क्या हो रहा है कि भई पहले तो सिर्फ़ हमारे अंदर ही न्यूट्रिशन की कमी थी। अभी क्या हो रहा है कि नाउ बिकॉज़ ऑफ द इंक्रीज़ इन द प्रोजेस्टेरोन लेवल, आपका जो पहले से ही डाइजेस्टिव सिस्टम खराब था, वो और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस था वो और स्लो हो गया। और स्लो होने के कारण अब क्या हो गया कि और जो न्यूट्रिशंस जो आप खा रहे थे, यू आर टेकिंग मोर ऑफ द गुड फूड, मेडिसिन्स, लेकिन क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस और स्लो हो गया है, तो क्या हो रहा है कि आपको न्यूट्रिशन की और कमी हो रही है।
तो आपको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है एंड आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग रखें सो दैट वंस यू हैव कंसीव, आफ्टर दैट जो आपका जो जिसको बोलते हैं ना कि अगर 100% आपको चाहिए तो एटलीस्ट 70-80% पे आप वर्क करें सो दैट पोस्ट योर कंसेप्शन at least your 60-70% is still working and you can get the nutrition required for yourself and the baby. दोनों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन रह सके, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर न्यूट्रिशन लेवल अगर नहीं है तो हम सब जानते हैं कितनी ज्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब हमने देखा हमने मेजरली सारी चीजें देख ली कि क्यों जरूरी है। फर्स्ट पार्ट में हमने अभी तक जो देखा दैट वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग दैट व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर। हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए कि अगर हम नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम व्हेन वी हैव टू डू थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स तो हम फिर भी थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है चलो कोई न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो भी चलेगा, ये होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे आगे आने वाले, जब हमने अभी इतने जो हमने पिछले 7-8 डेज में हमने जो देखे सारे सेशंस, उनमें हमने बात की कि कैसे वो 9 months ऑफ द बेबी जर्नी इन द वूम इज सो इम्पोर्टेंट। तो वो जो 9 महीने थे वो कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने ज्यादा क्रूशियल है और कैसे कितना ज्यादा डेवलपमेंट उन 9 months में हो रहा है। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि अगर वो 9 months में इतना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है और अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं, तो हम क्या-क्या चीजें मिस आउट कर जाएंगे। तो हम एक छोटा सा हमने ये प्रोसेस ऑलरेडी देख लिया है। जितने भी मेरे से पहले रिस्पेक्टेड जितने भी स्पीकर्स थे, दे हैव टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 9 month, राइट। वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। पर हम सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि अगर हम तैयार नहीं हैं, जैसे हमने पहले देखा कि अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन जो 9 months की जर्नी में इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर, सो क्या-क्या इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स वी आर गोइंग टू मिस आउट, पहली चीज। और कैसे जो टाइम हम यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जिसको बोलते हैं ना कि भाई हमने तो पहले से तैयारी ही नहीं की थी, हम चाहते तो थे हम बहुत अच्छे संस्कार दें, लेकिन क्योंकि वो तो हम जिसको बोलते हैं ना कि खाली लोटा किसी को क्या देगा। अगर उसके अंदर दूध भरा होगा तो दूध देगा, दही भरा होगा तो दही देगा, और अगर खाली लोटा है तो खाली लोटा किसी को वैसे भी कुछ नहीं दे सकता, राइट। तो अगर हमने अपने आप को शुरू से नहीं तैयार किया या हमने अपने अंदर वो सारी चीजें नहीं डाली है, तो हम अपने बच्चे को पास ऑन क्या करेंगे, राइट। तो एक बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही जल्दी हम एक इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ वी हैव नॉट रियली प्लान्ड आवर प्रेगनेंसी और आवर कंसेप्शन, what all important things we are going to miss. तो 1 2 3 4 ये सबसे ऊपर अगर आप देखें, so all these are the weeks of the the 9 months journey in the womb. ये 9 महीने की हर एक वीक का डेवलपमेंट हमने बताने की कोशिश की है इसके अंदर। तो अगर आप देखें तो ये जो डार्क ब्लू लाइंस हैं, ये आपका मेजर डेवलपमेंटल स्टेज बताता है, और जो लाइट ब्लू है ये लेटर स्टेज पे जो माइनर डेवलपमेंट्स हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहला जो ब्लू लाइन है, दैट इज CNS. CNS is your central nervous system. Central nervous system is your brain and your spine, your entire nervous system and your brain, right? Second is your heart, upper limb, eyes. तो इस तरीके से हम नीचे जाते जाएं तो हमारी जितने भी बॉडी के और इंटरनल सिस्टम के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनका डेवलपमेंट बता रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो CNS है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो 3rd वीक से बनना स्टार्ट हो जा रहा है। आपका हार्ट 3rd वीक से बनना स्टार्ट हो जा रहा है। आपके अपर लिम्स, मतलब जितने मेजर इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं या जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, वो हमारे ऑलरेडी 3rd वीक से बनना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो जब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें या प्रोबेबली एनीवन, तो हमें कब पता चलता है दैट वी आर ऑलरेडी वी हैव कंसीव्ड, दैट इज प्रोबेबली अराउंड 5th वीक, 4th और 5th वीक व्हेन वी मिस आवर ड्यू डेट, राइट। तो उस दिन अगर हम अगर हम मतलब मिस हो जाता है तो उसके बाद मतलब दैट इज ऑलरेडी वी आर स्टैंडिंग ऑन द 5th वीक प्रोबेबली।
जब हम 5th वीक पे ऑलरेडी खड़े हैं, तो अगर आप देखें ब्लू लाइन्स, तो आप देखेंगे कि भई बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, व्हेन द पेरेंट्स डोंट इवन नो, राइट? एंड द साइंस सेज कि जब हमारा बच्चा द डे ऑफ द कंसेप्शन, जिस दिन मदर कंसीव करती है, तब से हमारे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन द डेवलपमेंट स्टार्ट्स, एंड एवरीथिंग व्हाट द मदर, जो भी मदर देखती है, सोचती है, बोलती है, जो भी फील करती है, हर चीज बच्चे के सेल्स में रिकॉर्ड होती जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। और वो जो 9 मंथ जैसे, और इन जो 9 महीने में वो जो भी चीज देखती है, सोचती है, सिखाती है, जो भी संस्कार वो इन 9 महीने में डालती है, दैट डिफाइंस द एंटायर लाइफ एंड द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ द बेबी, राइट? तो अगर हम यहाँ देखें तो भाई पहले दिन से, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, उसके सबकॉन्शियस, बिकॉज हर सेल के अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है, और उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या हो रहा है, एवरी डे दिस उसके अंदर जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो उसने लर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, राइट? तो अभी क्या अभी इसके अंदर अगर हम देखें तो जो स्टार्टिंग के जो 16 वीक्स थे, तब तक आपके सारे मेजर बॉडी पार्ट्स के मेजर डेवलपमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? तो जब हम मेजर डेवलपमेंटल स्टेज बोलते हैं, तो उस समय एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं, राइट? क्योंकि वो जैसे हम कंप्यूटर बना रहे हैं, तो जो हमारा जो मेन डेवलपमेंट का जो पार्ट होता है, तो भाई उसमें ये तो बहुत अच्छा बन जाएगा, और बिगड़ने के चांसेस भी उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, जो आपके इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं, इनिशियल जो फेज होता है, उसके अंदर आपको यूजुअली जो हमारे जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई जो पहले 3 मंथ होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत हमें ध्यान रखना है। तो वो सिर्फ प्रिकॉशन के ही तरीके से नहीं, डेवलपमेंट के स्टेज से भी बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, अगर हम पहले से तैयार नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, पहले 5th वीक तक जब हमारा 30-40% ऑफ योर ब्रेन इज ऑलरेडी बीन मेड, राइट? तब तक आपको यही नहीं पता था कि भाई आई हैव ऑलरेडी कंसीव्ड, राइट? तो हमने, अगर हम पहले से तैयार नहीं थे, या हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं था, या हमारा फूड हैबिट, या हमारा थॉट प्रोसेस, या हमारा स्ट्रेस लेवल अगर वो सही नहीं था, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अननोइंगली, उसके कारण जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो हमारे बच्चे के अंदर हम पास ऑन कर रहे हैं। या दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है, अगर हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो जो उसका डेवलपमेंट, जो बेबी का डेवलपमेंट रहेगा, या न्यूट्रिशन से कोई कमी है, तो उसके फिजिकल हेल्थ में इम्पैक्ट करेगा। सो इट्स नॉट ओनली विथ अस, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है एंड मैस्कर्ट जनरल हॉस्पिटल है, उनने एक कंबाइंड स्टडी की थी, which says that really almost all the important epigenetics, all the important embryological development takes place in the first few weeks of pregnancy, that when a lot of really key things happens, मतलब जब पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है, उस समय आपका ब्रेन डेवलपमेंट, आपका एंटायर स्पाइन डेवलपमेंट, आपका नर्व डेवलपमेंट, वो सारी की सारी चीजें इस समय हो रही होती हैं, राइट? तो हम अगर एक बहुत ही फास्ट क्विक उसमें देखें, तो हम ये देखेंगे कि भाई जो पहला मंथ है, तब आपके बेबी का ब्रेन स्ट्रक्चर, आपका स्पाइन बनना चालू हो गया है। 3rd मंथ में आपका ब्रेन सेल्स और जो है नर्व सेल्स, वो डिफरेंशिएट हो जाता है, आपका बच्चा सेंस करने लगा है, आपके जो बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप होना चालू हो गए हैं। 4th मंथ में आपके जो बच्चा है, उसका ब्रेन इज मल्टीप्लाइंग एट द रेट ऑफ 250,000 सेल्स पर मिनट। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी स्पीड से आपका बच्चा हर चीज, जो भी चीज आपके आसपास हो रही है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, जो संस्कार डाल रहे हैं, वो बच्चा इतनी स्पीड से वो चीज ग्रास्प कर रहा है। 5th मंथ में वो अपने डिस्क्रिमिनेट कर सकता है वॉइसेस को, लैंग्वेजेस को। 6 मंथ में अगेन आपका जो ब्रेन है, वो भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अब वो इमोशंस, मतलब उसके इमोशन सेंटर्स डेवलप हो चुके हैं। 7 मंथ्स में ही इज लाइक मोर ऑफ अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, राइट? तो वो सारे के उसका पूरा ब्रेन बन चुका है, इट्स जस्ट इंक्रीजिंग नाउ इन द साइजेस, राइट?
8th मंथ में उसके सारा ही इज फुली फंक्शनल बेबी नाउ, ही कैन अंडरस्टैंड, उसकी मेमोरी है, वो सारी चीजें लर्न कर सकता है। 9 मंथ ही इज रेडी टू come out in this world and face the real challenges, right? तो जो आपने उनको 9 महीने में सिखाया है, आफ्टर दिस 9 मंथ्स ही इज एक्चुअली कमिंग आउट एंड ही इज गोइंग टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन टॉट, राइट? जो आपने उन 9 महीने में सिखाया, और 9 महीने में आप वही सिखा सकते हैं, या लेटर स्टेज में हम वही सिखा सकते हैं व्हाट वी हैव इन अस, राइट? सो अगर जो जैसे हमने ये फिजिकल एस्पेक्ट देखा, अगर हम थॉट प्रोसेस या इमोशंस के स्टेज पे अगर हम देखें, सो अगेन जो हमारे थॉट होते हैं उससे हमारे इमोशंस बनते हैं। इमोशंस के बेसिस पे जो मदर होता है, जैसे हमने पहले भी देखा कि भाई जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके हिसाब से हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं, राइट? अगर मदर हैप्पी है तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, और अगर वो स्ट्रेस्ड है तो स्ट्रेस्ड हार्मोन्स रिलीज होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो मदर की बॉडी होती है वो रिएक्ट करती है, राइट? तो अगर वो स्ट्रेस में है तो क्या हो जाएगा कि भाई जो बॉडी में जो मदर की जो बॉडी रहती है उससे ही जो एम्ब्लिकल कॉर्ड होता है, तो जो बेबी होता है वो मदर के एम्ब्लिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, राइट? तो अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में है, बहुत ज्यादा परेशान रहती है, दुखी रहती है, तो क्या होता है कि जब इस कंडीशन में होता है तो जो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या जो एक सेंस ऑफ प्रेशर होता है, उसके कारण क्या होता है, जो एम्ब्लिकल कॉर्ड होता है वो सिकुड़ जाता है, राइट? इट वो स्ट्रेच जो रहता है वो प्रॉपर तरीके से जो फ्लूइड है, ऑक्सीजन है, या जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाता है। एंड इफ इट दैट इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ अगेन एंड अगेन, तो क्या होता है कि उससे जो बेबी है उसमें बहुत ज्यादा, एक तो फिजिकल एस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो बच्चा है वो उस तरीके से मतलब उसका बिहेवियर भी वैसे बनता है, राइट? कि अगर मदर उसी टाइप के अगर बार बार सिग्नल्स भेजती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या परेशान है, या क्राइंग है, या मतलब फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान है, तो अगर वो बहुत बार बार उसी सिचुएशन में रहेगी तो क्या होगा कि नेगेटिव हार्मोन्स बार बार रिलीज होंगे। उसी कारण आपके जो बेबी है तो बहुत ज्यादा फजी होते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीन गिवन टू द बेबी थ्रू आउट द 9 मंथ्स, राइट? वो बहुत ही कुछ कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं, पूरे टाइम रोते रहते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो इस टाइप के जो बोल सकते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बच्चों में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? सो हियर वी सॉ कि भाई कैसे आपके 9 मंथ्स पे आपके प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, राइट? तो हमने पहले भी बोला कि भाई जो 80% आपका जो था, इज जस्ट टू रिवाइज कि भाई कैसे उसका इम्पैक्ट है, कि भाई जो 80% आपका इमोशनल एंड योर मेंटल ग्रोथ वाज हैपनिंग is happening in that 9 months। तो जो 80% is a big ratio, right? जो अगर आपका 80% अगर मानसिक और भावनात्मक विकास इस समय हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो ध्यान आप तभी दे सकते हैं जब आप पहले से उस तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दोनों एज अ पेरेंट्स प्रिपेयर्ड हों, राइट? क्योंकि जो भी चीजें, जो भी एनवायरनमेंट रहेगा, जिस तरीके का भी एनवायरनमेंट रहेगा, उस तरीके से मदर रिएक्ट करेगी, या फील करेगी, या सोचेगी, या वट एवर विल हैपन विल डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। और उसके हिसाब से ही आप अपने बच्चे, क्योंकि ही कैन नॉट हियर यू, ही कैन नॉट सी यू, ही इज एब्सॉर्बिंग ऑल योर इमोशंस, राइट? आप जो भी चीज सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रही हैं, so he is absorbing everything, he cannot react back, लेकिन वो सब चीज सीख रहे हैं। and later on when he comes, जब वो बाहर अपने हमारी दुनिया में जब आते हैं, तो उस टाइप की जब सिचुएशन आते हैं, तो उसके बेसिस पे whatever he has learned in those 9 months, उसके बेसिस पे वो स्टिमुलस वो होता है अंदर से, एंड उसके बेसिस पे दैट इज हाउ ही रिएक्ट। हमने भी देखा है कि भाई जैसे अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो अलग अलग सिचुएशन से लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हाउ? बिकॉज दैट इज हाउ इट इज बीन, आपके कंप्यूटर के मेमोरी में उस टाइप की चीजें पहले से फीड की हुई है, कि अगर एक सिचुएशन है कि भाई अगर ट्रैफिक जैम में है, तो एक इंसान शांति से खड़ा होगा, एक चिल्लाएगा, एक गुस्सा होगा, एक लड़ने चला जाएगा, और एक होगा हु विल ट्राई कि भाई मैं जाके हेल्प करूं, एंड लेट मी हेल्प एवरीवन एंड लेट दिस इशू बी सॉर्टेड आउट।
तो 4 लोग हैं, 4 लोगों ने अलग-अलग तरीके से उसको, that is how they reacted, and that is how, because that has been taught to you, you know, during that 9 months, and that is through your parents, right? So ये हमने देखा कि भाई ये कितनी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट थी, राइट? तो अब कोई बोले कि नहीं भाई क्यों जरूरत है फिर भी तैयारी करने की, वंस वील कंसीव दैट टाइम वील सी एंड दैट टाइम वील डू इट। तो इज इट रियली इजी, डू वी रियली फील कि प्रोजेस्टेरॉन से लेकर इतनी सारी जब कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं तो उसके साथ में हम ये सारी की सारी चीजें बैलेंस भी कर लेंगे, यू नो वील हैव एवरीथिंग, हमको ये बटन तो है नहीं कि बटन ऑन किया एंड यू नो एवरीथिंग, हमारा हार्मोनल सिस्टम भी सही हो गया, थॉट प्रोसेस भी सही हो गया, स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया, फिजिकली भी हम हेल्दी हो गए, एवरीथिंग इज डन ओवरनाइट with just a click of a button. It cannot happen that way, right? So अगर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, हु आर दे आर द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर इंडियन टीम हैज और इंडिया हैज, दे आर द यू नो गॉड इन देयर ओन फील्ड्स, ये बेस्ट है अपने फील्ड के, राइट? मैरी कॉम हो, सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, सानिया मिर्जा हो, whoever you name it, and they are the best in their field. पर ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई कल मैच है एंड यू नो मैरी कॉम ने अभी अगर अवार्ड जीता है ओलंपिक में, so it does not happen, right? कि कल ओलंपिक है एंड आज she says कि okay boss कल I'm going to go and I'm going to win it. It does not happen that way, right? महीनों की मेहनत होती है, physically, mentally, with their food, with their you know environment, everything, आपके दिमाग से लेके हर चीज, आपके इमोशंस को, मतलब हर चीज की तरफ आपको ध्यान देना होता है, then only we are you know they are able to achieve the success, right? तो ये तो एक छोटा सा गेम है, you know probably अगर वो हार भी जाएगी तो शायद नेक्स्ट गेम वो जीत सकती है, लेकिन as we saw in the last of the slides that once we have missed this opportunity of preparing ourselves, we have actually missed on you know giving the best that we wanted to give to our child, right? So in spite or irrespective कि हम कितने अच्छे हैं, कितना you know deterministic हैं कि you know हम कर लेंगे, you know once we'll conceive after that we'll do it, but it does not really happen. And especially you know with the women's it's more you know difficult, क्योंकि जब once you have already conceived तो हमारे बॉडी में इतने सारे, मतलब women की बॉडी में इतने सारे psychological, physical, mental, इतने सारे changes हमारे बॉडी में आते हैं that you know we are actually struggling to you know handle all those things. तो उस टाइम अगर हम बोलें कि you know you have to you know adapt something new and you know you have to change yourself and you know what however good that is, but that is actually practically not possible and feasible, right? And not only, it's not only about mother, as मैंने शुरू से भी कहा है कि it's not only about the mother or the father probably, mother का सबसे ज्यादा रोल होता है, but it's you know it's the entire team effort, क्योंकि मदर कब खुश होगी या कब हम घर, मतलब यू नो एवरीथिंग विल बी गुड व्हेन द एंटायर फैमिली सपोर्ट्स, राइट? कि हर एक सदस्य जब चाहे कि भाई हमारे घर में अगर यू नो अच्छी संतान आना चाहिए, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि भाई पेरेंट्स को, मतलब यू नो हम अच्छा मतलब एनवायरनमेंट दें घर का, खुशी वाला माहौल दें, सो दैट यू नो वो फ्रीडम दें, वी यू नो गिव देम द नॉलेज व्हाटएवर वी हैव, वी कैन गिव देम द फ्रीडम कि भाई यू नो दे कैन यू नो टेक आउट टाइम फॉर यू नो डूइंग व्हाटएवर इज बीन रिक्वायर्ड, राइट? सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ द कंप्लीट फैमिली, एंड you know and you know even after this अगर हम नहीं करते हैं, so you know and if we miss this opportunity we really you know we cannot pull back the time, right? मतलब missed the train is miss the train, right? उसके बाद आप कितना भी कोशिश करें we really cannot bring it back, right? So अब हम next कि भाई हमने बहुत अच्छे समझ लिया कि भाई क्यों जरूरी है, क्या इम्पैक्ट है, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे हमारे बच्चों पे इम्पैक्ट आने वाला है, सो हमें अब करना क्या है? तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू कंसिडर इज, फर्स्ट इज ट्यून योर लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को ट्यून करना है, ट्यूनिंग विद टाइम, नेचर, टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि भाई आज कर लिया, 4 दिन छुट्टी कर ली, 5वें दिन जिस दिन मन आया उस दिन कर लिया, बाकी दिन छुट्टी कर ली, नहीं।
every day. It has to be fixed routine depending upon whatever your जो भी आपका काम है या ऑफिस है, whatever. तो एक routine in which whatever has been required has to be done. भले अगर आपके पास रोज 1 घंटे का टाइम नहीं है तो आधे घंटे का निकालें, आधे घंटा नहीं है तो 15 मिनट निकालें, लेकिन इट हैज टू बी डन वॉट एवर. जो भी आपने फिक्स्ड रूटीन, जो भी आपने रूटीन बनाया, दैट हैज टू बी फॉलोड ऑन द डेली बेसिस. It cannot happen one day doing, one day not doing, right? Second is your thought management. कैसे हमने देखा कि कैसे हमारे thoughts का impact था. So when we are talking, so we have to cover all the aspects, right? Your physical, your mental, your psychological, everything. Physical, we all know कि हमें क्या क्या चीजें करनी है. We all are educated generation, WhatsApp generation, हमारे पास सारी चीजें हैं. Still, I'll just go through quickly on what is to be done. We already know what all needs to be done, but हम बहुत brief में इसको समझेंगे. मैं सिर्फ जो मेरा major concern था, I just wanted everyone to realize that it is really important that you have to prepare. अब क्या करना है? So सबसे पहले first track your monthly cycle. If you're taking any birth control pills or any medicines, you have to stop that. You visit your doctor, your gynecologist, and get the test done for both the couples, right? कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, तो पहले से डिटेक्ट हो सके, उसको हम प्रॉपर 2-3 महीने में अपना जो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है उसको प्रॉपर पूरा ठीक करें. एंड देन वी गो, कोई थायराइड है, डायबिटीज है, और whatever या कोई न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको हम कंप्लीट करते हुए हम उसको आगे चलें लेकर. सेकेंड इज योर डाइट. एज वी टॉक्ड अबाउट कि अगर हमारे कंसेप्शन से पहले अगर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी है या हमारे डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बेबी. बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी है, या तो फिर उनके जो मतलब एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन यू कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वी नो व्हाट ऑल नीड्स टू बी ईटन, मतलब क्या क्या चीजें खानी है, बट स्टिल वी रिकमेंड कि जो व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंसीव, उसके पहले हम स्प्राउट ग्रेन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंप्लीट डाइट. Second is your green juices, your fruits, your flax seeds. Flax seeds is very good for omega-3 fatty acids. कुछ एक आयुर्वेदिक medicines होती हैं which could be taken. Ayurvedic medicines don't have any side effects, so anyone can depending upon, एक बार फिर भी consult कर लें, and then they can start with the Ayurvedic medicines rather than going for initially पहले बहुत ज़्यादा कुछ IUI और IVF. Rather than that, we should try with all these medicines. They really have a lot of helping or support in and this. Similarly, that is for father also. There are certain Ayurvedic medicines that could be taken by the father. Third very important aspect is 1 day fasting. हमें हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, हम एवरीडे वी कीप ऑन डंप यार्ड बना देते हैं हम अपने पेट को या हमारे पूरे सिस्टम को. तो हमें वी कीप ऑन ईटिंग. तो हमें एक दिन अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए, ताकि इट कैन रीगेन जो डिस्टर्बेंस या जो एबनॉर्मलिटीज आई है उसको वो ठीक कर सके. हमारे जब हम फास्टिंग पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप चीजें अपने ठीक होने लगती हैं. एंड सेकेंडली स्पिरिचुअल एंगल भी है कि जब हम व्हेन वी आर फास्टिंग, तो हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो कम होती है. इमोशनल जो स्ट्रेंथ होती है उसको बूस्ट मिलता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वंस अ वीक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फास्टिंग. Asanas, we all know the importance of asanas. I'll not tell about which all asanas that we can. तो लेकिन इसमें 3 चीजें बहुत important हैं. Asanas you can under the expert guidance आप कर सकते हैं. 3 important चीजों पे आपको ध्यान देना है कि 3 टाइप के आसन आपको करने हैं. पहला जो आपका एक ओवरऑल हेल्थ को जो बूस्ट करे, पहली उस टाइप के आसन करने हैं. आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप बहुत सारे मतलब ऐसे आसन कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेचिंग जो आसन होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, वो आप कर सकते हैं.
सेकंड जो टाइप का आपके आसन करने हैं, जो वो करने हैं which will so these are the couple of asanas that you can do it. Radiation हमें पता है कि it's very harmful when it comes to the fertility, so we should avoid जितना हो सके कि रेडिएशन को हमें दूर रखना है अपने आप से, so that we can because it hampers our fertility. Not only fertility but later stage once we have conceived also, तो उस समय भी हमें बहुत ज्यादा impact करता है. During अगर pregnancy, if you're using the mobile, so it can hamper your baby in the womb, right? थर्ड वाज योर इमोशन. हमने देखा कि इमोशन और हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे हमारे कंप्लीट बॉडी पे इम्पैक्ट करता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे इमोशंस हैं, उसको हम उसके लिए हम चीजें करें, सो दैट we can have a good mental and health. So three things could be done for your psychological health. First is your relationship management, thought management, and your surrounding management. So relationship management is आपके common goals हो, the couple should aim at कि भाई हम किस type का बच्चा चाहते हैं, and what we should as a whole we should do. तो उसके लिए हमें proper communication होना चाहिए, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर दोनों वर्किंग है तो हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे. सेकंड इज योर थॉट मैनेजमेंट कि भाई हम हर चीजें मैनेज करने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है. थर्ड इज योर सराउंडिंग कि एक घर का वातावरण इतना अच्छा हो दैट यू कैन इजीली मूव फॉरवर्ड. सो फॉर दैट वी ऑल नो व्हाट नीड्स टू बी डन, the meditation, good literature, pranayam, and music. So these are the couple of tools that we can take the help of it, and we can do it. After that, there are some spiritual angles also, as we all are the Gayatri Parivar people, so we all know about the importance of chanting Gayatri mantra, the yajnopathy, and the Nad Yog, Bali Vaishwa. So all those things can also become the part of your regular lifestyle, which can actually help you with आपके जो फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इसके जो बैलेंस है और इसकी कामनेस के लिए हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है. So with this I come to an end for my today's session. So thank you so much. Yes, Dr. Ashutosh, कुछ क्वेश्चन हो तो ले लीजिए. जी ma'am, thanks for such a wonderful explanations, and like people are also sharing their experiences and everything. So there are a few questions as such, like like how can human being avoid the hereditary disease? Hereditary diseases as such तो भैया नहीं मतलब बहुत ज्यादा वो किया जा सकता है, but there are couple of things जैसे जो हमारी जो वो हैं, so with the help of certain like Ayurvedic medicines, which we can reduce the impact. And there are a lot of yajnopathy के में भी researches हैं, so with the help of yajnopathy and Ayurveda we can actually bring down the impact. And also हम डॉक्टर्स साथ recommend मतलब consult कर सकते हैं कि भाई what precautions we can take so that all these diseases which that will not have much of the impact on our coming generation. Hereditary disease को हम बहुत ज्यादा तो avoid नहीं कर सकते हैं, but उसका impact हम lower कर सकते हैं. बस लोगों के क्वेश्चन से कुछ में वो उन्होंने चैट पर लिखा है, और एक आपका प्रेजेंटेशन मांग रही हैं, तो that is up to the speaker, but the recording would be available, like I've sent you the link, so you can check that. Yes, and how to know the एक और क्वेश्चन है, how to know the imbalance of doshas in our body? Doshas, that they can consult with the Ayurvedic doctors, and so they can इंडिविजुअली जैसे पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई इम्बैलेंस में है, तो हर किसी की बॉडी में कोई भी एक टाइप का, जैसे अगर आपको सर्दी है तो आपको कफ है, मतलब दैट इज मोर टुवर्ड्स डायग्नोसिस थ्रू द आयुर्वेदिक डॉक्टर ओनली. उसके बेसिस पे दे कैन टेक द मेडिसिन्स, बट खुद के बेस पे अनटिल यू डोंट नो, इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड आउट व्हिच दोष यू हैव. सो probably that has to be consulted with the Ayurvedic doctor. Thank you. Like there's so many appreciative words for you. और आपको भी बहुत धन्यवाद करें राव भाई साहब, तो अब इसको कंक्लूड करें. हाँ, मैं तो कहूँगा डॉक्टर अर्पिता,
आपने पहले डॉक्टर अर्पिता बोला था, रियली ये तो looks like प्रदीप राव मेहता की आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू होएगा वो, कोई नहीं। ओके Ma'am, thanks for such a wonderful session. Like, you know, we are so obliged Excellent. to follow all those Yes. protocols. Please go ahead, sir. तो मैडम आप बताएंगे दीदी कि और भी कर सकते हैं क्या इस विषय पे क्लास? कुछ आपने पेरेंटिंग पे भी कुछ करी है इस तरह की? भैया कर तो सकते हैं। एक्चुअली इसका भी कंप्लीट सीरीज है। जैसे ये जो हमने आज किया था, तो ये इट्स ओनली दी बेसिक इंट्रोडक्शन, कि इसमें हमने वाई सेशन पे बहुत ज्यादा वो किया है, बट यू नो व्हाट एंड हाउ पे, कि मतलब इसके वी कैन हैव इंडिविजुअल सेशंस ऑन ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली डिजाइनिंग, कि हम इसको कैसे बहुत डिटेल में एक लेकिन 5-day सेशन या 5 लेक्चर सेशन हम इसको बना सके, सो दैट यू नो पीपल कैन एक्चुअली हैव द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। तो इसमें हमने ये समझ लिया कि इम्पोर्टेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंस के बाद उसको करना क्या है और कैसे है, तो उसके ऊपर यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव मोर सेशंस ऑन दैट। तो आप क्या नेक्स्ट सेशन चाहेंगे लेना कुछ? अगर आपके पास टाइम है तो अगर देख लीजिए, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस रहेगा तो लोगों को वो रहेगा, लिंक बना रहेगा। बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं। If possible, like अगर संभव हो और आपकी प्रिपरेशन हो, तो वाकई बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वो था। थैंक यू जी भैया, मैं आपको ऑफलाइन मैं बताती हूँ, मैं एक बार आपसे बात कर लूंगी, फिर वी कैन प्लान। प्रणाम दीदी, अभी मैं पूछ सकती हूँ क्या? जी पूछिए। जी पूछिए। हाँ जी, वो मेरा थोड़ा सा, हम लोग बाहर थे तो 15 मिनट का मिस हो गया था, तो मेरा